नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को विदित है कि हम लोग यूपीएससी पीटी को मद्देनजर रखते हुए विभिन्न संस्थानों के टेस्ट पेपर अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सॉल्व करवा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग जो है दृष्टि आईएएस के 23वें नंबर के टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। अभी तक दृष्टि आईएएस के हम लोग जो है 22 नंबर के टेस्ट पेपर तक सॉल्व कर चुके हैं। साथ ही इसमें जो है 9 सीसेट के पेपर भी सॉल्व कर चुके हैं। आज जो है हम 23वें नंबर के जीएस के पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसके तहत हम लोग जो है 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साथ ही इसके एक्सप्लेनेशन को भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट पेपर नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारतीय रिजर्व बैंक अर्थोपाय अग्रिम के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पूरा करता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है सरकार की प्राप्तियों और भुगतान में विसंगतियों का समाधान करने के लिए जो है इस शब्द का प्रयोग करता है, या फिर निपटान और भुगतान प्रणालियों का जो अनुवीक्षण है उसके लिए इसका प्रयोग करता है, या फिर बाजार से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करने के लिए इसका प्रयोग करता है, या फिर डी ऑप्शन है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के कार्यों का विनियमन करने के लिए इसका प्रयोग करता है आरबीआई। ये आपको बताना है। तो पहले समझ लेते हैं ये अर्थोपाय अग्रिम होता क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। इसकी शुरुआत जो है, इस योजना की शुरुआत जो है सन 1997 में इसकी शुरुआत की गई, और इसके तहत जो है सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों में जो विसंगतियां थीं उनका समाधान करने के लिए इसको शुरू किया गया। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके अलावा जो है आवश्यकता पड़ने पर सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से तत्काल नकदी ले सकती है, जिसे 90 दिन के भीतर जो है लौटाना अनिवार्य होता है, और इसके ब्याज की दर मौजूदा रेपो रेट होती है। तो यहाँ पे जो है आपको पता चल गया है कि ये जो है WMA क्या होता है, और 90 दिनों से अधिक के जो पीरियड होता है, ठीक है, उसे जो है WMA को ओवरड्राफ्ट माना जाएगा। ऐसा जो है इसके तहत जो है प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। निम्नलिखित में से किस समूह या संगठन ने हाल ही में गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सतत सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा के सतत वित्त पोषण पर दस्तावेज अपनाया है। तो यहाँ पे दूसरे का देखा जाए तो यहाँ पे सही जवाब है G20। अभी हाल ही में इंदौर में आयोजित 2 दिवसीय G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक 2023 का समापन किया गया था, जिसके तहत जो है 3 G20 परिणाम दस्तावेजों को सर्वसम्मति से अपनाए जाने की घोषणा की गई, जिसमें पहला था कि वैश्विक स्तर पर कौशल कमियों को दूर करने की रणनीतियों पर G20 नीतियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा जो है गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए पर्याप्त और स्थायी सामाजिक सुरक्षा और उचित कार्य पर G20 नीति जो है को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा जो है सामाजिक सुरक्षा के सतत वित्त पोषण के लिए भी G20 नीति को अपनाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। वित्तीय बेंचमार्क दर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वित्तीय बेंचमार्क का प्रबंधन सेबी के स्वामित्व वाली फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाता है। दूसरा कथन है इसका उद्देश्य ब्याज दर, सरकारी प्रतिभूतियों के लाभ और रुपए की विनिमय दर से संबंधित भारत का बेंचमार्क विकसित करना है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है ये वित्तीय बेंचमार्क का प्रबंधन जो है सेबी की स्वामित्व वाली जो फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है इसके द्वारा नहीं किया जाता। इसका प्रबंधन जो है इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा किया जाता है, जिसे IBA बोला जाता है। तो यहाँ पे सेबी नहीं होगा, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है, जबकि यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा। इन्वेस्टर्स रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसे BSE और NSE पर ट्रेडिंग में होने वाली तकनीकी विसंगतियों को दूर करने के लिए विकसित किया गया है। दूसरा कथन है कि नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसे कमोडिटी एक्सचेंजों पर कारोबार करने वाले सदस्य इसे जो है एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखा जाए पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही है, जबकि यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है।
तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में एफडीआई के संबंध में प्रेस नोट 3 से संबंधित है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोविड-19 की महामारी आई थी तब भारतीय कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण को नियंत्रित करने के लिए जो है सरकार ने प्रेस नोट 3 के माध्यम से एफडीआई नीति में जो है संशोधन किया था और इसमें कहा गया था कि किसी ऐसे देश की इकाई जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करती है अथवा जहां भारत में निवेश का वास्तविक मालिक उस देश का नागरिक है, वह केवल सरकारी पद्धति के माध्यम से ही निवेश कर सकता है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसे सेबी द्वारा व्यवसायों की पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन संबंधी जवाबदेही के लिए अभिकल्पित किया गया है। दूसरा कथन है, यह शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों और व्यावसायिक घरानों के लिए रिपोर्टिंग हेतु एक अनिवार्य रूपरेखा है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे इस रिपोर्ट के संदर्भ में बात किया जाए तो यहाँ पे पहला कथन सही है और यहाँ पे दूसरा कथन भी यहाँ पे सही है। तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और आयात। दूसरा है, भारत में स्थित कंपनियों, भले ही वे विदेशी कंपनियां हों, द्वारा किए गए सभी व्यय। तीसरा है, निजी और सरकारी उपभोग, व्यय और निवेश। तो उपर्युक्त में से कितनों को जो है देश की जीडीपी की गणना में शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दूसरे स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो किसी देश में स्थित कंपनियों के सभी व्यय, भले ही वे विदेशी कंपनियां हों, को जो है देश की जीडीपी की गणना में शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही है। और पहला स्टेटमेंट के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे बात हो रही है वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात के संदर्भ में। तो निवल निर्यात फार्मूले के अनुसार अगर माना जाए तो कुल निर्यात को कुल आयात से घटा दिया जाता है और किसी देश द्वारा किए गए वस्तुओं एवं सेवाओं का अन्य देशों में निर्यात में से घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गए आयात को घटाने पर प्राप्त मान को देश का जो है निवल निर्यात कहा जाता है। और इस प्रकार जो है किसी देश द्वारा आयातित वस्तुएं या सेवाएं किसी देश के सकल जीडीपी का हिस्सा नहीं होंगी। तो इस प्रकार यहाँ पे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया। इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट है जो है तो सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि निजी और सरकारी उपभोग, व्यय और निवेश। तो यहाँ पे देखा जाए तो सरकारी व्यय से आशय होता है कि सरकारी उपभोग व्यय और सकल निवेश से है, ठीक है। और निवेश का तात्पर्य होता है निजी घरेलू निवेश अथवा पूंजीगत व्यय। तो इस प्रकार यहाँ पे तीसरा ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पे कुल जो है दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। तो दो स्टेटमेंट यहाँ पे सही है जो देश की जीडीपी की गणना में शामिल किए जाते हैं, लेकिन पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत था। अगला है क्वेश्चन नंबर 8वां, विनिमय दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है निम्न मुद्रास्फीति, दूसरा है उच्च ब्याज दरें, तीसरा है अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करना, चौथा है चालू खाता घाटे में गिरावट। तो उपर्युक्त में से कितने जो है मूल्य वृद्धि के परिणाम को दर्शाते हैं या जो है मूल्य वृद्धि के परिणाम हो सकते हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे उच्च ब्याज दरों के संदर्भ में बात करते हैं पहले दूसरे ऑप्शन में। तो जो है केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई। तो आरबीआई आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए जो है ब्याज दरों को कम करके मुद्रा को मजबूत कर सकता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। इसके अलावा जो है तीसरा ऑप्शन है कि अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करना। तो एक मजबूत मुद्रा वाली अर्थव्यवस्था अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित कर सकती है, क्योंकि मुद्रा के मूल्य में वृद्धि के कारण जो है निवेशकों को उच्च जो है रिटर्न प्राप्त होगा। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन यहाँ पे पहला निम्न मुद्रास्फीति और जो है चौथा चालू खाता घाटे में गिरावट, ये जो है विनिमय दर के संदर्भ में गलत है। इसलिए यहाँ पे दो ही स्टेटमेंट सही है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला है क्वेश्चन नंबर 9वां, भारतीय रिजर्व बैंक की स्टैंडिंग डिपॉजिटरी फैसिलिटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक जो है संपार्श्विक मुक्त तरलता आत्मसात तंत्र है। दूसरा स्टेटमेंट है कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के तहत अतिरिक्त निधि जमा करने के लिए बैंकों को कोई ब्याज दर प्रदान नहीं की जाती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 9वें नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे 9वें में देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि वर्तमान में जो है ब्याज दर रेपो रेट से कम है और भारतीय रिजर्व बैंक जो है समय समय पर जो है एचडीएफ ब्याज दर निर्धारित करता है, जिसे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी कहा जाता है। इसको जो है निर्धारित करता है और जो है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है संपार्श्विक मुक्त होता है और इस प्रकार जब बैंक अपना धन जो है आरबीआई के पास जमा करते हैं तो उन्हें बदले में कोई जो है संपार्श्विक नहीं प्रदान किया जाता है। इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो केवल पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड के संदर्भ में सही कथन है? तो 10वें में देखा जाए तो यहाँ पे जो है यह एक जो है गैर लाभकारी संगठन द्वारा जारी किया गया विपत्र है, जिसे किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के सोशल स्टॉक एक्सचेंज सेगमेंट के साथ रजिस्ट्रीकृत किया जाता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, जबकि दूसरा तीसरा यानी BCD गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां, G20 टेक स्प्रिंट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह आरबीआई और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट इनोवेशन हब की एक संयुक्त पहल है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह वैश्विक सीमा पार भुगतान प्रणाली में बदलाव लाने के लिए एक नवीन प्रौद्योगिकी समाधानों की संभावनाओं पर केंद्रित है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? तो 11वें में देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहला कथन तो यहाँ पे सही है, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां, भारत के समग्र व्यापार यानी वित्त वर्ष 2022-23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि वर्ष 2022-23 में भारत के व्यापारिक आयात में चीन की हिस्सेदारी में गिरावट आई है। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत के समग्र निर्यात यानी वस्तु और सेवाएं मिलाकर जो है निर्यात में 2.3% का व्यापार अधिशेष प्रदर्शित करने का अनुमान है। तीसरा स्टेटमेंट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका एवं संयुक्त राज्य अमीरात भारत के शीर्ष 2 आयात और निर्यात गंतव्य है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे, कितने कथन यहाँ पे सही है, ये आपको बताना है। तो 12वें में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे भारत का जो व्यापारिक आयात में चीन की हिस्सेदारी है वह 2021-22 में 15.43% से घटकर वर्ष 2022-23 में 13.79% हो गई। तो कितने का जो है अंतर आया? लगभग जो है 2.3% का अंतर आया। $15.43 और 13.79। %1.64 का लगभग गिरावट आई। तो यहाँ पे गिरावट के संदर्भ में ही बात हो रही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो है 2022-23 में जो है चीन के साथ जो आयात था उसमें गिरावट आई है, इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। जबकि यहाँ पे दूसरे स्टेटमेंट के संदर्भ में बात की जाए तो आयात में भी वृद्धि होने के कारण जो है कुल निर्यात में वृद्धि के बावजूद कोई जो है व्यापार अधिशेष नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है
क्योंकि जो है वित्त वर्ष 2021-22 अप्रैल मार्च की तुलना में जो है वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के कुल निर्यात जिसमें वस्तु और सेवाएं सम्मिलित हैं 13.84% की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया। लेकिन जो है आयात में वृद्धि होने के कारण जो है कुल निर्यात में वृद्धि के बावजूद कोई व्यापार अधिशेष नहीं है, जबकि यहाँ पे कहा जा रहा है व्यापार अधिशेष प्रदर्शित करने का अनुमान है। तो यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जबकि तीसरा स्टेटमेंट के बारे में बात की जाए तो भारत ने ज़्यादातर आयात जो है चीन को लगभग 8.93 जो है यूएस अरब डॉलर का जो है व्यापार किया। इसके बाद जो है संयुक्त अरब अमीरात का 4.95 अरब जो है डॉलर का जो है आयात किया, और रूस के साथ जो है 4.89 अरब डॉलर का, और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है चौथे पायदान पर है 3.2 अरब डॉलर, और सऊदी अरब है 2.73 अरब डॉलर के साथ 5वें स्थान पर। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो जाता है। तो इस प्रकार से केवल एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है, पहला वाला। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 है, IMF कोटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अमेरिका और चीन जैसे वीटो शक्ति वाले देशों को छोड़कर अन्य सदस्य देशों की मतदान शक्ति उनके कोटा के आधार पर निर्धारित की जाती है। दूसरा कथन है कि वर्तमान में 5.6% मतदान अधिकार के साथ भारत के पास 3% कोटा है। तीसरा स्टेटमेंट है कि निर्धारित कोटे का 25% जो है विदेशी मुद्रा अथवा सोने के रूप में, और शेष जो है 75% जो है घरेलू मुद्रा के रूप में भुगतान किया जाना आवश्यक है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 13वें में हम लोग देखते हैं कि 13वें में जो है तीसरे नंबर का स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही है। और जो है पहला नंबर और दूसरा नंबर स्टेटमेंट है, तो इसमें देखा जाए तो सदस्य देश हैं जो इसके जो है IMF के, तो इन सदस्य देशों की मतदान शक्ति उनके कोटा के आधार पर तो निर्धारित की जाती है, लेकिन IMF की निर्णय लेने की प्रक्रिया की सबसे बड़ी जो है विशेषता यह है कि किसी सदस्य देशों की मतदान शक्ति उसके कोटे पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए हम लोग मान लेते हैं यदि भारत की कोटा हिस्सेदारी 2.75% है तो उसका वोटिंग वेटेज भी 2.75% के लगभग ही होगा। तो यहाँ पे जो है पहला और दूसरा दोनों कथन यहाँ पे गलत है। इस प्रकार यहाँ पे सही के लिए पूछा गया था, तो यहाँ पे केवल जो है डी ऑप्शन सही है, केवल तीसरा स्टेटमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, भारत में बीज क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की स्थापना देश के प्रत्येक किसान को प्रमाणित और वैज्ञानिक रूप से तैयार बीज उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट है कि साथ ही जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में लद्दाख में राष्ट्रीय बीज वॉल्ट तैयार करने की एक पहल है। साथ ही नामक एक पहल है जो जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में लद्दाख में राष्ट्रीय बीज वॉल्ट तैयार करने की एक पहल है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 14 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही है, जबकि यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है सहकारिता मंत्रालय ने बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की स्थापना करी। और जो है यहाँ पे देखा जाए तो ये एक BBSSL जो है ये फसल की पैदावार में सुधार और स्वदेशी प्राकृतिक बीजों के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए प्रणाली विकसित करने हेतु लिए गए सहकारी नेटवर्क के माध्यम से एकल बॉन्ड के तहत गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन, खरीद और वितरण करेगा। तो यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, जबकि यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही था। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही था, दूसरा यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गुरुत्वीय ऊर्जा भंडारण के संदर्भ में सही कथन नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए, सबसे पहला देखा जाए जो है गुरुत्वीय ऊर्जा भंडारण के संदर्भ में, तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन है कि गुरुत्वीय ऊर्जा भंडारण पर्यावरण अनुकूल और लागत प्रभावी है। ये जो है कथन यहाँ पे गलत है, ये कथन यहाँ पे गलत है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन ही सही जवाब होगा, जबकि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन
सही जवाब थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि लार्ज एक्शन मॉडल न्यूरल नेटवर्क का प्रयोग करके कार्यों अथवा व्यवहारों के अनुक्रमों को संसाधित करने पर केंद्रित है। दूसरा कथन है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है न्यूरल नेटवर्क का प्रयोग किए बिना मुख्य रूप से मानव भाषा पैटर्न को समझते हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 16 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे जो है सही है, जबकि यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है, क्योंकि लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक प्रकार का कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है एल्गोरिथम है, जो स्वपर्यवेक्षित शिक्षण तकनीकों का प्रयोग करके मानव भाषाओं अथवा टेक्स्ट को संसाधित करने व समझने के लिए कई मापदंडों के साथ न्यूरल नेटवर्क तकनीकों का प्रयोग करता है। तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, जबकि पहला सही है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा इंडियन ओशियन जियोइड लो की सटीक व्याख्या करता है? तो यहाँ पे देखा जाए 17 का सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। यह एक गुरुत्वीय विसंगति है जिसकी विशेषता गुरुत्वाकर्षण के औसत से कम खिंचाव है, जिसके परिणाम स्वरूप जियोइड में गिरावट होती है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है लाइट्स आउट मैन्युफैक्चरिंग, जिसे डार्क फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है, के संदर्भ में सही कथन है? तो यहाँ पे जो है 18 का देखा जाए तो 18 में देखा जाए तो यहाँ पे पहला कथन सही है कि यह जो है स्वचालन के माध्यम से एक ऐसी उत्पादन पद्धति है जिसके लिए जो है मानवीय सहभागिता की बहुत कम आवश्यकता होती है, या फिर कहा जा सकता है कि ना के बराबर आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, नमस्ते योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसका उद्देश्य जैव उर्वरकों और जैविक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग को प्रोत्साहित करना है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 19 में हम लोग देखते हैं, तो 19 में हम लोगों को देखने पे ये पता चलता है कि जो है लगभग जो है 349.70 करोड़ रुपए के जो है व्यय के साथ नमस्ते योजना को अगले 3 वर्षों के दौरान यानी 2025-26 तक देश के सभी जो है लगभग 4800 प्लस शहरी स्थानीय निकायों में लागू करने की सरकार की योजना है। और ये जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। इसमें जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय सम्मिलित नहीं है, इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। इसके अलावा जो है दूसरा स्टेटमेंट है कि इसमें कहा गया है कि इसका उद्देश्य जैव उर्वरकों और जैविक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग को प्रोत्साहित करना है। तो यहाँ पे यह भी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने के लिए सरकार ने पीएम प्रमाण योजना शुरू करने की योजना बनाई है, इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है, आईएनएस संध्यांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह भारत में अब तक निर्मित सबसे बड़ा सर्वेक्षण मालवाहक जहाज है। दूसरा है, इसे जो है गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा डिजाइन और जो है निर्मित किया गया है। तीसरा है, इसका उद्देश्य पत्तनों और जो है नौवहन मार्गों का पूर्ण पैमाने पर जलमाप सर्वेक्षण करना है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 20 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला भी सही है और यहाँ पे तीसरा भी सही है। तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी अधिनियम 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट नंबर पहला है, सहायता प्राप्त जननी टेक्नोलॉजी सेवाओं का लाभ 50 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष और 45 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं नहीं उठा सकती हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि महिलाओं से युग्मक केवल 23 से 35 वर्ष की उम्र के बीच ही प्राप्त किए जा सकते हैं और एक महिला अपने जीवन में केवल एक बार ही भ्रूण दान कर सकती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है क्या है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे
सही नहीं है, क्योंकि जो ये टेक्निक है ART टेक्निक है, और इसके तहत देखा जाए तो इस अधिनियम के तहत जो है ART सेवाओं का लाभ जो है 55 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष और 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं जो है इस जो है प्रौद्योगिकी का जो है सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकती हैं। इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे जो है गलत है। क्योंकि यहाँ पे जो है 50 की जगह 55 होना चाहिए और यहाँ पे 45 की जगह 50 होना चाहिए। और यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो इस प्रकार यहाँ पे सही के लिए पूछा गया था, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। साउंड फिक्सिंग एंड रेंजिंग ट्रांसमिशन संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? यह जो है यह चैनल एक प्राकृतिक समुद्री चैनल है जो ध्वनि को लंबी दूरी तक यात्रा करने की अनुमति देता है, और यह समुद्र जल में जल की एक जो है क्षैतिज परत है जहां ध्वनि की गति न्यूनतम होती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्लाउडेड लेपर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ये मिजोरम का राजकीय पशु है। दूसरा कथन है नीलगिरी जैव मंडल निचय में इस प्रजाति की पर्याप्त संख्या है। तीसरा कथन है इसे IUCN की लाल सूची में गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो उपरोक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही होंगे? तो यहाँ पे 23 में देखा जाए तो अभी हाल ही में जो है भारत में मिजोरम में डंपा बाघ अभयारण्य को अध्ययन स्थल के रूप में चुना गया है, और सर्वेक्षण किए गए स्थलों में से डंपा में जो है क्लाउडेड लेपर्ड का जो है संख्या घनत्व सबसे अधिक था। तो यहाँ पे जो है मिजोरम के संदर्भ में बात हुई है, और जो है यहाँ पे कहा जाए इसका नाम जो है इसकी त्वचा पर जो है अभ्र के आकार के प्रारूप के आधार पर रखा गया है, और इसे IUCN लाल सूची में सुमेध प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, ना कि लुप्त प्राय के संदर्भ में। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, और जो है यह मेघालय का राजकीय पशु है, ना कि मिजोरम का। तो यहाँ पे पहला भी गलत है। और इसके अलावा जो है भारत में सबसे जो है विडाल वंशी पशु प्रजाति जो है क्लाउडेड लेपर्ड पूर्वोत्तर भारत के सघन वनों में निवास करती है, इसलिए यहाँ पे दूसरा भी गलत होता है। तो यहाँ पे कोई सा भी सही नहीं है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ रामसर स्थल है, दूसरी तरफ राज्य है। तो जो है यहाँ पे देखा जाए पहला ऑप्शन दे रखा है अगनाशिनी ज्वारंद मुख दे रखा है रामसर स्थल। ये कहाँ पे है? इसके संदर्भ में कहा जा रहा है ये जो है कर्नाटका में है। ये बिल्कुल सही है, ये सही सुमेलित है। इसके अलावा है मगधी केरे संरक्षण रिजर्व। तो ये कहाँ पे है? ये जो है कहाँ पे? ये भी कर्नाटका में है, लिखन तमिलनाडु लिखा है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। इसके अलावा अगला है कराईवेटी पक्षी अभयारण्य। ये कहाँ पे है? ये भी जो है तमिलनाडु में है, और ये जो है तमिलनाडु की राज्य की सबसे बड़ी अंतर्देशीय मीठे पानी की झीलों में से एक है। तो यहाँ पे केरल लिखा है, ये भी गलत हो जाता है। अगला है लॉन्गवुड 16 आरक्षित वन। ये कहाँ पर है? ये भी जो है तमिलनाडु में है, लेकिन सामने लिखा है आंध्र प्रदेश। ये भी गलत हो जाता है। तो सही तो केवल एक सुमेलित है, पहला वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। रीपर्पज यूज्ड कुकिंग ऑयल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया था। दूसरा कथन है इसका लक्ष्य एक ऐसी पारिस्थितिकी प्रणाली का निर्माण करना है जो प्रयुक्त खाना बनाने के तेल के संग्रह और संपीड़ित जैव ईंधन में रूपांतरण को सक्षम करेगा। तीसरा कथन है शुद्ध जैव ईंधन का उपयोग जो है परिवहन ईंधन के रूप में बहुत कम किया जाता है। तो उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पे देखा जाए 25 में, तो यहाँ पे एक जो है 3 स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इसलिए गलत है क्योंकि इसका लक्ष्य एक ऐसी पारिस्थितिकी प्रणाली का निर्माण करना है जो इस्तेमाल किए गए खाना पकाने के तेल के संग्रह और जैव डीजल के रूप में रूपांतरण को सक्षम करेगा। तो यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है।
इसके अलावा तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट सही हैं, पहला और तीसरा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि प्राकृतिक आर्द्र भूमियां प्राकृतिक स्रोतों से लगभग 80% जो है वैश्विक मीथेन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। कि मीथेन के प्राकृतिक स्रोतों में गैस हाइड्रेट्स, दीमक, महासागर, मीठे जल निकाय और जो है दावाग्नि जैसे अन्य स्रोत शामिल हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 26 में देखा जाए तो जो है पता चलता है कि मीथेन के प्राकृतिक स्रोतों में आर्द्र भूमि, गैस हाइड्रेट्स, दीमक, महासागर, मीठे जल निकाय और दावाग्नि जैसे अन्य स्रोत शामिल होते हैं। और मीथेन जो है एक जो है रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है जो वायु से हल्की होती है। और जब मीथेन वायु में जो है प्रज्वलित होती है तो इसकी लौ नीली होती है। तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट के बारे में बाद में देखेंगे, पहले दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाता है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखा जाए 80% जो है वैश्विक मीथेन उत्सर्जन के लिए क्या जिम्मेदार है? प्राकृतिक आर्द्र भूमियाँ जो है प्राकृतिक स्रोतों से लगभग 80% वैश्विक मीथेन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। ये भी यहाँ पे सही स्टेटमेंट है। तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है कोशिका भित्तियाँ, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण, तीसरा है शुकेंद्रकी और चौथा है सुपोषी। तो उपर्युक्त में से कितने कवक के विशिष्ट लक्षण हैं? तो यहाँ पे 27 में देखा जाए तो जो है दो स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। कौन कौन सा? एक तो जो है कोशिका भित्ति और एक जो है शुकेंद्रकी। जबकि प्रकाश संश्लेषण और सुपोषी यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है कवक मुख्य रूप से जो है अवघटक या जो है मृतोपजीवी होता है, जिसका अर्थ यह होता है कि वे अपने आसपास के जैव पदार्थों को अवशोषित करके जो है पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। इसलिए यहाँ पे जो है चौथा जो ऑप्शन है ये गलत हो जाता है। और कवक जो है प्रकाश संश्लेषण में सक्षम नहीं है। वे ऊर्जा और कार्बन के स्रोत के रूप में जो है जटिल जैव यौगिकों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो है इसलिए दूसरा भी ऑप्शन गलत था और पहला इसलिए सही है क्योंकि कोशिका भित्ति जो है कवक की एक विशिष्ट संरचना है और यह जो है मुख्य रूप से ग्लूकेन्स और चिटिन और ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है। तो यहाँ पे पहला और तीसरा सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 नंबर क्वेश्चन है टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ 1996 वाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए इस वाद के संदर्भ में निर्णय दिया गया कि स्वामित्व या वर्गीकरण की परवाह किए बिना वनों की रक्षा की जानी चाहिए। और जो है तो इसके तहत जो है कहा जा सकता है कि जो है न्यायालय ने यह माना कि कोई भी क्षेत्र जो वन की शब्दकोश परिभाषा को पूरा करता है उसे वन माना जाना चाहिए और संरक्षित किया जाना चाहिए। यह निर्णय वनों के सतत उपयोग और कास्ट आधारित उद्योगों के लाइसेंस रद्द करने का भी समर्थन करता है। तो इस प्रकार यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। लीड IT 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि लीड IT 2.0 समावेशी और जो है न्याय संगत उद्योग परिवर्तन, सह विकास और कम कार्बन प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण पर ध्यान केंद्रित करेगा। दूसरा कथन है इसे दुबई में आयोजित UNFCCC COP28 के दौरान भारत और स्वीडन द्वारा विमोचित किया गया था। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो है दोनों ही कथन यहाँ पे सही होंगे, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। ग्रहों की सीमाओं की रूपरेखा पहली बार 2009 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के एक समूह द्वारा पर्यावरणीय सीमाओं को परिभाषित करने के लिए प्रोत्साहित की गई थी, जिसके भीतर मानवता जो है पृथ्वी की स्थिरता और जैव विविधता को बनाए रखने के लिए सुरक्षित रूप से कार्य कर सकती है। एक नए अध्ययन के अनुसार विश्व ने पृथ्वी की स्थिरता और संवहनहीनता को बनाए रखने के लिए आवश्यक 9 ग्रहों की सीमाओं में से 6 का उल्लंघन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है जो है समताप मंडली ओजोन रिक्तीकरण, दूसरा है एरोसोल जो है लोडिंग, तीसरा है महासागरीय अम्लीकरण, चौथा है नवीन तत्व, पांचवा है मीठे जल का परिवर्तन, छठा है भूमि व्यवस्था परिवर्तन। तो उपर्युक्त में से कितनी ग्रह सीमाओं का उल्लंघन किया गया है?
ग्रहों की 3 जो है सीमाओं का उल्लंघन किया गया। कौन कौन सी का? यहाँ पे समतापी ओजोन रिक्तीकरण का उल्लंघन किया गया, पहला ऑप्शन सही है। इसके अलावा एरोसोल लोडिंग का उल्लंघन किया गया, और अगला है महासागरीय अम्लीकरण का उल्लंघन किया गया। और ये जो है ग्रहों की सीमा के भीतर पाए गए हैं और अन्य 6 सीमाओं का उल्लंघन किया है। तो यहाँ पे जो है केवल जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में जन समाचारों में देखा गया रोडामाइन बी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पे देखा जाए तो अभी हाल ही में जो है कर्नाटका ने जो है कॉटन कैंडी और गोभी मंचूरियन में संभावित खतरनाक रंग जो है अभिकर्मक रोडामाइन बी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। और रोडामाइन जो है बी को सियाई फूड रेड जो है 15 के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट होगा कि कृत्रिम खाद्य रंग अभिकर्मक है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में जन समाचारों में देखा गया शब्द V2X संचार संबंधित है। तो ये जो है किससे संबंधित है? तो 32 में हम लोग देखते हैं यह जो है ऑटोमोबाइल संचार से संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। V2X का फुल फॉर्म होता है व्हीकल टू एवरीथिंग, और ये संचार एक जो है वाहिनी संचार प्रणाली है जो वाहनों को किसी अन्य इकाई के साथ संचार करने की अनुमति देती है जो वाहन को प्रभावित कर सकती है या उससे जो है प्रभावित हो सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि बुद्ध की शिक्षाएं आत्मा के विचार को अस्वीकार करती हैं। दूसरा कथन है जो है प्रवज्या संस्कार व्यक्ति को ग्रह त्याग और एक गुरु के मार्गदर्शन में नवदीक्षित बनने के रूप में चिन्हित करता है। तीसरा कथन है कि उपसंपदा वह दीक्षा संस्कार था जब जो है नवदीक्षित मठवासी जो है समुदाय का पूर्ण सदस्य बन जाता था। चौथा कथन है विनय पिटक के 2 मुख्य खंड है जो है सुत्त विभंग और जो है खंदक एवं एक जो है परिशिष्ट जिसे परिवार के नाम से जाना जाता है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो यहाँ पे 33 में देखा जाए तो यहाँ पे सभी चारों स्टेटमेंट सही हैं बौद्ध धर्म के संदर्भ में। तो इस प्रकार यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है गुमान पंथ, दूसरा है मूर्ति पूजक, तीसरा है स्थानक वासी, चौथा है जो है तारण पंथ। तो उपर्युक्त में से कितने जो है जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय के उप संप्रदाय हैं? तो यहाँ पे देखा जाए 34 में जो है सही जवाब है जो है बी ऑप्शन। केवल 2 जो है इसमें से जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय के उप संप्रदाय हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहा भी गया है जो है जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय होते हैं, एक दिगंबर होता है, एक जो है श्वेतांबर होता है। जबकि श्वेतांबर के जो है 2 उप संप्रदायों का उल्लेख किया गया है इस क्वेश्चन में। श्वेतांबर के 2 जो है उप संप्रदायों का उल्लेख किया गया है जिसमें एक जो है मूर्ति पूजक है और एक जो है स्थानकवासी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है नागेश्वर, दूसरा है महाकालेश्वर, तीसरा है मल्लिकार्जुन, चौथा है वैद्यनाथ। तो उपर्युक्त ज्योतिर्लिंग को पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो मल्लिकार्जुन मंदिर जो है इसे जो है भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। तो ये जो है तीसरा, तो यहाँ पे जो है ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में है। इसके अलावा जो है नागेश्वर मंदिर है, ये द्वारका के तट पर स्थित मंदिर है और ये भगवान शिव की 25 मीटर ऊंची प्रतिमा यहाँ पे जो है स्थापित की गई है। और यहाँ भगवान शिव जो है नागेश्वर रूप में भगवान कृष्ण की नगरी में विद्यमान है। तो यहाँ पे ये पहला हो जाएगा। इसके अलावा जो है महाकालेश्वर मंदिर का जिक्र आता है। महाकालेश्वर जो है ज्योतिर्लिंग एक हिंदू मंदिर है जो शिव को समर्पित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसे जो है शिव का सबसे पवित्र स्थान माना गया है और यह जो है मध्य प्रदेश राज्य के प्राचीन शहर उज्जैन में स्थित है, शिप्रा नदी के तट पे। तो यहाँ पे ये दूसरा हो जाएगा। इसके अलावा होगा जो है तीसरा मल्लिकार्जुन मंदिर जिसके बारे में हमने बता ही दिया, चौथा है वैद्यनाथ मंदिर,
ये बैद्यनाथ मंदिर जो है कहाँ पे, झारखंड में है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा ए ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर जो है 36। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है पल्ली छंदम पद का सही वर्णन है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 36 में सही जवाब है ए ऑप्शन। जैन जो है संस्थाओं को दान में दी गई भूमि जो है पल्ली छंदम का सही जो है एक उदाहरण है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। वह आंध्र प्रदेश की स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक थी। वर्ष 1930 में उन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया, जो भारत में अंग्रेजों द्वारा लाए गए नमक कर के विरोध में आयोजित किया गया था। वह नमक सत्याग्रह आंदोलन में पहली महिला कैदी बनी। वर्ष 1934 में उपचुनाव जीतकर वह मद्रास विधान परिषद के लिए जो है निर्वाचित हुई। 3 वर्ष बाद वह विधानसभा की सदस्य बनने वाली पहली महिला बनी। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध महिला की चर्चा की गई है। तो यहाँ पे 37 में देखा जाए तो इनका नाम है रुक्मणी लक्ष्मीपति। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये जो है रुक्मणी लक्ष्मीपति जो है आंध्र प्रदेश के पश्चिम जो है गोदावरी जिले की एक जो है प्रसिद्ध समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थी, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण छाप छोड़ी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। इस निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाल ही में जन समाचारों में चर्चित रहे जो है पासिंग ऑफ प्रोविजन पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो यहाँ पे देखा जाए 38 में सही जवाब क्या होगा। 38 में सही जवाब होगा कि हाल ही में देखा जाए तो दिल्ली के लाजपत नगर में अपने मोमोज के लिए प्रसिद्ध जो थे डोलमा आंटी ने अपने पक्ष में एक ट्रेडमार्क लड़ाई जीती थी, और दिल्ली उच्च न्यायालय ने मोहम्मद अकरम खान के नाम पर जो है डोलमा आंटी मोमोज का ट्रेडमार्क पंजीकरण रद्द कर दिया, क्योंकि मूल डोलमा आंटी जो है डोलमा तिसेरिंग ने उनके खिलाफ याचिका दायर की थी, और इसमें जो है विधिक कार्रवाई में जो है ट्रेडमार्क अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत उल्लंघनकर्ताओं के ट्रेडमार्क को रद्द करने की मांग करते हुए जो है पासिंग ऑफ प्रोविजन को कार्यान्वित किया गया। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा ए ऑप्शन। इसके तहत ये भ्रामक प्रथाओं को संदर्भित करता है। ये जो पासिंग ऑफ प्रोविजन है यह भ्रामक जो है प्रथाओं को संदर्भित करता है, जहां एक ब्रांड गलत बयानी के माध्यम से दूसरे की जो है प्रतिष्ठा से लाभ कमाने का प्रयास करता है। इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। जस इन बेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि का एक हिस्सा है और सशस्त्र संघर्ष के दौरान पालन किए जाने वाले नियम प्रदान करता है। दूसरा कथन है केवल सरकारी बलों को IHL का सम्मान और पालन करना आवश्यक है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो 39 में देखा जाए तो यहाँ पे केवल पहला कथन तो सही है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि सरकारी बलों और गैर राज्य सशस्त्र समूहों दोनों को IHL का सम्मान करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे दूसरा गलत है, पहला सही है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। रूबेला रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह विषाणु के कारण होता है। दूसरा कथन है यह मुख्य रूप से जठरांत्र प्रणाली को प्रभावित करता है। तीसरा कथन है यदि गर्भावस्था के दौरान यह संक्रमण हो जाए तो यह जन्म दोष का कारण बन सकता है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है। तो 40 में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जो है यह जो है विषाणु जनित जो है संक्रमण है, जो अपने विशिष्ट लाल चकत्ते से जाना जाता है, और इसे जर्मन जो है खसरा या 3 दिवसीय खसरा भी कहा जाता है। इस संक्रमण के कारण जो है अधिकांश लोगों में हल्के या कोई भी लक्षण नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा पहला जो है स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, जबकि यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट है तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और तीसरा भी यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केवल 2 स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। टेक ओवर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पे देखा जाए टेक ओवर कोड यह सुनिश्चित करना चाहता है कि भारत में जो है प्रतिभूति बाजार जो है निष्पक्ष न्यायसंगत और पारदर्शी तरीके से संचालित हो। इसके अलावा जो है सेबी ने जो है शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण
विनियमन 2011 या टेक ओवर कोड जो है देश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध कंपनियों के लिए प्रकटीकरण और अनिवार्य बोली दायित्व मानदंडों को नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है बेटेल्गे यूज का सर्वोत्तम रूप से वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, यह एक विशाल लाल तारा है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ प्रजाति है, दूसरी तरफ IUCN लाल सूची श्रेणी है। तो यहाँ पे इनका मिलान करें तो यहाँ पे जो है सभी तीनों मिलान जो है सही होंगे, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। ओवर द टॉप सर्विस यानी OTT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है उन्हें केंद्र सरकार से लाइसेंस या अनुमति की आवश्यकता नहीं है। दूसरा कथन है कि OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के तहत कार्य करता है। और जो है यहाँ पे तो पूछा गया है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो उन्हें जो है केंद्र सरकार से अनुमति या लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट वहाँ पे सही था। जबकि जो है हाल ही में देखा जाए तो टेलीकॉम विवादित निपटान और अपीली न्यायाधिकरण ने कहा है कि OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ट्राई के अधिकार क्षेत्र में नहीं जाते हैं। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, जबकि यहाँ पे केवल पहला स्टेटमेंट सही था। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है अल्बानिया, दूसरा है रोमानिया, तीसरा है उत्तर मैसेडोनिया और चौथा है मोंटेनेग्रो। तो उपर्युक्त में से कितने देश जो है कोसोवो के साथ सीमा साझा करते हैं? तो यहाँ पे देखा जाए कोसोवो के साथ सीमा साझा करते हैं, तो यहाँ पे सही जवाब है। तो यहाँ पे मैसेडोनिया, अल्बानिया और जो है मोंटेनेग्रो के साथ ये जो है सीमा साझा करते हैं, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 जो है सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। भारत में चुनाव के दौरान आचार संहिता आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि MCC चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तिथि से मतदान के सभी चरणों के पूरा होने तक कार्यान्वित रहता है। दूसरा कथन है जब तक MCC कार्यान्वित है सत्तारूढ़ दल सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कोई तदर्थ नियुक्ति नहीं कर सकता है। तीसरा कथन है कि MCC चुनाव लड़ने वाले सभी दलों पर विधिक रूप से जो है बाध्यकारी है और भारत का निर्वाचन आयोग इसे कार्यान्वित करने के लिए विधिक कार्रवाई की मांग कर सकता है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए 46 में, तो यहाँ पे जो है पहला कथन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि जो है MCC निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की तिथि से परिणाम आने की तिथि तक जो है कार्यान्वित रहता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट है, तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, जबकि तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही नहीं है, इसलिए यहाँ पे केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, वो भी दूसरे नंबर का केवल एक स्टेटमेंट। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। धन शोधन निवारण अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सामान्य जो है दांडिक विधि के विपरीत PMLA के तहत आरोपी को स्वयं को निर्दोष साबित करना होता है। दूसरा कथन है कि प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट को एक जो है आंतरिक दस्तावेज माना जाता है क्योंकि यह अभियुक्त को नहीं दिया जाता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 47 में देखा जाए तो जो है ये जो है PMLA जो अधिनियम है ये 2000 में तैयार किया गया और इसके तहत जो है धन शोधन के अपराध से निपटने के लिए स्वयं को और अधिक ताकत देने के लिए समय समय पर काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन इसके तहत किए गए। और ये जो है PMLA सामान्य दांडिक जो है विधि से अलग है और समान दांडिक विधि में दोषी होने पर जो है हर आरोपी निर्दोष है ऐसा कहा जाता है, लेकिन इसमें जो है आपको जो है जमानत नहीं मिलती है और PMLA में यह बोझ आरोपी व्यक्तियों पर डाल दिया जाता है कि उसे स्वयं को निर्दोष साबित करना है। इस प्रकार यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है और यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48।
भारत में राजनीतिक दलों को निर्वाचन प्रतीकों और आरक्षण के आवंटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि निर्वाचन प्रतीक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आवंटित किए जाते हैं। दूसरा कथन है केवल मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों को ही विशिष्ट प्रतीक मिलते हैं जो उनके लिए आरक्षित होते हैं। तीसरा है अपंजीकृत दलों को अपना निर्वाचन प्रतीक चुनने में प्राथमिकता नहीं मिलती है और उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा याच्छादित रूप से आवंटित किया जाता है। तो उपयुक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो यहाँ पे देखा जाए 48 में, तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि भारतीय निर्वाचन आयोग जो होता है वह प्रतीकों के आवंटन के लिए जिम्मेदार है और यह निर्वाचन प्रतीक जो है आरक्षण और आवंटन जो प्रतीक है ये जो है आदेश जो है 1968 के तहत किया जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि राजनीतिक दलों की मान्यता के लिए संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन प्रतीकों के विनिर्देश आरक्षण विकल्प और आवंटन प्रदान करना। तो यहाँ पे इसलिए जो है कहा जाए तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सही होना था तो 1968 के तहत, जबकि 1951 लिखा है। दूसरा स्टेटमेंट देखा जाए तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और जबकि तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि अपंजीकृत दलों को आयोग द्वारा अधिसूचित स्वतंत्र प्रतीकों की सूची में से वरीयता क्रम में 10 प्रतीकों के नाम देने होते हैं। तो यहाँ पे जो है याच्छादित नहीं रूप से आवंटित नहीं किया जाता, जबकि जो है प्रतीकों की वरीयता के क्रम में इनको आवंटन किया जाता है। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है। तो सही केवल एक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 49, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि संविधान प्रधानमंत्री को लोकसभा में सबसे बड़े दल या गठबंधन द्वारा चुने जाने का प्रावधान करता है, जिसे बाद में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा कथन है संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा किसी नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करने से पहले उसे लोकसभा में अपना बहुमत साबित करना होता है। तीसरा कथन है यदि पद पर रहते हुए किसी प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो उत्तरवर्ती पदधारक की अस्पष्ट स्थिति में राष्ट्रपति नए प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति में अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग कर सकता है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो यहाँ पे हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि जो है अनुच्छेद 75 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, फिर भी यह प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति के लिए निरंकुश विवेक का अर्थ नहीं है और संसदीय प्रणाली जो है संसदीय प्रणाली परंपराओं के अनुसार या अनुपालन में राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त करने के लिए बाध्य है। तो इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है। और इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट देखा जाए तो दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे जो है गलत है, क्योंकि जो है जब नियुक्ति हो जाती है उसके पश्चात ही जो लोकसभा में अपना बहुमत जो है साबित करता है। इसके अलावा तीसरा स्टेटमेंट है, तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो इस प्रकार यहाँ पे केवल एक ही स्टेटमेंट सही माना जाएगा, तीसरे नंबर का, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों दोनों को रिट जारी करने का अधिकार देता है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट है कि किसी कार्यकारी आदेश की जो है संवैधानिकता वैधता को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि यह निर्धारण प्राधिकार की क्षमता से बाहर है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 50 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, मैगीनॉट रेखा फ्रांस द्वारा निर्मित नाकाबंदी श्रृंखला है, निम्न में से किस देश की सीमा के साथ बनाई गई है? तो यहाँ पे देखा जाए तो 51 में जो है सही जवाब है जो है मैगीनॉट रेखा एक विस्तृत रक्षात्मक नाकाबंदी है जिसका निर्माण फ्रांस के उत्तर पूर्व में सन 1930 में जो है इसका जो है निर्माण किया गया था और इस रेखा का नामकरण इसके मुख्य निर्माता जो है आंद्रे मैगीनॉट के नाम पर किया गया, जो सन 1929 से 1931 तक फ्रांस के रक्षा मंत्री रहे। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा जो है
यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, जो है जर्मनी। क्योंकि ये जो है जर्मनी के साथ सीमा साझा करता है फ्रांस, उसी के संदर्भ में जो है इस श्रृंखला का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि वर्षण सहिम वृष्टि के रूप में होता है जब हिमांक बिंदु से अधिक गर्म वायु की एक परत भूमि के पास उप हिमतापी वायु की एक परत के रूप में ऊपर होती है। दूसरा कथन है कि वर्षा की बूंदें जो गर्म वायु से निकलती हैं तथा नीचे की ओर ठंडी वायु से मिलती हैं और ठोस हो जाती हैं तथा सतह पर वर्षा की बूंदों से भी छोटे आकार में बर्फ के रूप में गिरती हैं, जो अपने मूल वर्षण की बूंदों से बड़ी नहीं होती हैं। तो प्रयुक्त कथनों में के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 52 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट और दूसरा दोनों सही है और दूसरा स्टेटमेंट पहले की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि गर्म मरुस्थल जो है अश्व अक्षांशों पर स्थित है जहाँ वायु नीचे की तरफ उतरती है। दूसरा कथन है कि गर्म मरुस्थल की शुष्कता मुख्यतः अपतटीय जो है व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण होती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 53 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है यहाँ पे देखा जाए पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है गैर प्रतिमोच टोकन। दूसरा है मध्यवर्ती संस्थाओं का जो है विलोपन। तीसरा है क्रिप्टो करेंसी। चौथा है निष्पक्ष इंटरनेट। तो उपयुक्त में से कितने जो है वेब 3.0 के प्रमुख अनुप्रयोग है? तो ये वेब 3.0 होता क्या है? ये जो है वेब का एक नया संस्करण है जहां उपयोगकर्ताओं के पास जो है वित्तीय हिस्सेदारी होती है और वे जिस वेब समुदाय से संबंधित होते हैं उस पर उनका अधिक नियंत्रण होता है। इसके अलावा जो है इसके तहत बात की जाए तो यहाँ पे सभी चारों जो ऑप्शन हैं ये जो है वेब 3.0 के अनुप्रयोग हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। फाइनेंसिंग एग्रोकेमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसका नेतृत्व जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा से प्राप्त वित्तीय सहायता के साथ किया गया था। दूसरा कथन है इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्रों और किसानों को कम रासायनिक एवं गैर रासायनिक विकल्पों की ओर ले जाना है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? यहाँ पे 55 का देखा जाए तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो पहला दूसरा दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। राष्ट्रीय उद्यानों और रामसर स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सभी राष्ट्रीय उद्यान स्वतः रामसर स्थलों के रूप में जो है अभिहित है, लेकिन सभी रामसर स्थल जो है राष्ट्रीय उद्यानों के रूप में अभिहित नहीं है। इसके अलावा दूसरा कथन है राष्ट्रीय उद्यान और रामसर स्थल दोनों ही मानवीय गतिविधियों के बिना कठोर जो है संरक्षण को प्राथमिकता देते हैं। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे
सही है। तो यहाँ पे 56 में देखा जाए तो यहाँ पे पहला कथन यहाँ पे सही नहीं है, ना तो दूसरा कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्योंकि रामसल स्थलों को विशेष रूप से आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए नामित किया गया है, जबकि राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों को शामिल किया जाता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। जबकि दूसरा स्टेटमेंट के बारे में बात की जाए तो राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत जो है आमतौर पर धारणीय उपयोग पर बल देने के बजाय सीमित मानवीय गतिविधियों के साथ कठोर संरक्षण को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि रामसर स्थलों के अंतर्गत जो है धारणीय उपयोग पर बल दिया जाता है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। पहला है सुचेता कृपलानी, दूसरा है तारारानी श्रीवास्तव, तीसरा है मातंगिनी हाजरा, चौथा है अरुणा आसफ अली। तो भारत की स्वतंत्रता के लिए उपर्युक्त में से कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था? तो यहाँ पे 57 में देखते हैं तो यहाँ पे सभी चारों ने जो है भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, वर्ष 1916 में हुए कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो है पहला स्टेटमेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने प्रसिद्ध लखनऊ समझौते के माध्यम से अंग्रेजों के विरुद्ध भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का निर्णय लिया। दूसरा स्टेटमेंट है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी द्वारा जो है प्रतिभगित यह कांग्रेस अधिवेशन भी था। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे हम लोग 58 में देखते हैं तो यहाँ पे जो है दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। प्रतिभगित का मतलब है कि भाग लेना, ठीक है। प्रतिभगित का मतलब है भाग लेना, क्योंकि जो है वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से जब गांधी जी वापस भारत लौटे तो गांधी जी द्वारा जो है भाग लिया गया यह कांग्रेस का पहला अधिवेशन था, जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ 1916 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना से संबंधित नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय सेना से कौन संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए अजय मुखर्जी इससे जो है संबंधित नहीं है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि विलियम जोन्स और हेनरी थॉमस कोलब्रुक भारतीय लोगों को अंग्रेजी भाषा में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा देने के समर्थक थे। दूसरा कथन है कि थॉमस बबिंगटन, मैकाले और जेम्स मिल भारतीय गौरव, सांस्कृतिक पतन और भविष्य के विचार में रुचि रखते थे। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 60 में देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ही कथन गलत है, दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है प्राच्यवादियों का नेतृत्व जो है विलियम जोन्स ने किया, जो सर्वोच्च न्यायालय के कनिष्ठ जो है न्यायाधीश और भाषाविद थे, और भारतीय दर्शन, धर्म, कानून और राजनीति में उनकी गहरी रुचि थी। इसके अलावा हेनरी थॉमस जो है कोलब्रुक जो थे और नॉर्थनियल हेलहेड और अन्य अधिकारी जो थे जिन्होंने प्राच्यवादी दृष्टिकोण का समर्थन किया, ये भारतीय गौरव, सांस्कृतिक पतन और भविष्य के विकास में रुचि रखते थे। तो इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है और इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि गरीबी के कुल गणना अनुपात में भारी गिरावट आई है। दूसरा कथन है कि राष्ट्रीय एमपीआई मॉडल में वैश्विक एमपीआई मॉडल के मूल संकेतकों के साथ साथ 2 नए संकेतक मात्र स्वास्थ्य और बैंक खाता जोड़े गए हैं, मात्र स्वास्थ्य और बैंक खाता जोड़े गए हैं। तीसरा स्टेटमेंट है कि सूचकांक में जीवन प्रत्याशा और साक्षरता को प्रमुख संकेतक के रूप में शामिल किया गया है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 61 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है
61 में जो है पहला स्टेटमेंट सही है और जो है दूसरा भी सही है, लेकिन तीसरा यहाँ पे गलत है। तो इस प्रकार यहाँ पे केवल 2 ही स्टेटमेंट सही है, पहला और दूसरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। भारत की नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारतीय संविधान उन व्यक्तियों की पहचान करता है जो 26 जनवरी 1950 को इसके लागू होने के साथ भारतीय नागरिक बन गए। दूसरा कथन है संविधान के लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के प्रश्न पर यह संसद को जो है प्रासंगिक विधि निर्माण का अधिकार देता है। तीसरा स्टेटमेंट है कि एक व्यक्ति जो है अविभाजित भारत में जन्मता था और दिसंबर 1947 में पाकिस्तान से भारत आया और उसके बाद भारत में रहने लगा, संविधान के लागू होने के साथ ही भारतीय नागरिक बन गया। तो उपयुक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? यहाँ पे देखा जाए पहला दूसरा कथन तो सही है, तीसरा भी सही है, इसलिए यहाँ पे सभी कथन सही है, सभी तीनों कथन। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर है 63। प्रवर्तन निदेशालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। दूसरा कथन है ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। तीसरा कथन है ईडी निदेशक के कार्यकाल को प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की अनुशंसा पर बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, पहला स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि ईडी जो है एक बहुविषयक संगठन है जिसे धन शोधन के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच का अधिकार है। यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है, ना कि गृह मंत्रालय के। अगला है दूसरा स्टेटमेंट, तो ये दूसरा सही है। और तीसरा स्टेटमेंट है तो तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों से बने 5 सदस्यीय पैनल को यह अनुशंसा करनी थी कि क्या कोई ईडी निदेशक सेवा विस्तार के योग्य है। तो यहाँ पे जो है इसके अलावा जो है नवंबर 2021 में भारत सरकार ने 2 अध्यादेश भी जारी किए जिससे केंद्र को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई और जो है ईडी के निदेशकों का कार्यकाल 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने की अनुमति करने की जो है परमिशन भी मिल गई। और जो है यहाँ पे देखा जाए तो इस सीबीआई के निदेशक के मामले में जो है प्रधानमंत्री, नेता के विपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक उच्च समिति अनुशंसा करती है, तब इनकी नियुक्ति होती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सही कथन क्या होगा, जो है केवल जो है दूसरा कथन सही है। तो यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन सही है, ए वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यदि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो जाते हैं तो राज्यपाल विधानसभा के किसी भी सदस्य को इसकी कार्यवाही की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त कर सकता है। दूसरा कथन है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त और हटाया जा सकता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 64 में देखते हैं हम लोग कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखा जाए पहला कथन तो सही है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत है क्योंकि जो है राज्यपाल जो होता है वो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। हालांकि उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है, ना कि राज्यपाल द्वारा। तो इसलिए केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 65 है। निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है महान्यायवादी का पद, दूसरा है महान्यायवादी का कार्यकाल, तीसरा है महान्यायवादी को हटाने की प्रक्रिया एवं आधार, चौथा है महान्यायवादी का पारिश्रमिक। तो उपयुक्त में से कितने भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त व अवधारित है? तो यहाँ पे 65 में देखा जाए तो यहाँ पे सही जवाब है जो है कि जो है संविधान के अनुच्छेद 73 में भारत के लिए महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है और वह देश की जो है सर्वोच्च जो है विधि अधिकारी होता है। इसलिए यहाँ पे देखा जाए पहला स्टेटमेंट सही है, जबकि जो है यहाँ पे दूसरा, तीसरा और चौथा यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक ही प्रावधान यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। भारत में लोकसभा चुनाव कराने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है रिटर्निंग ऑफिसर किसी निर्वाचन क्षेत्र में दिए गए मतदान केंद्र पर
मतदान आयोजित करता है। दूसरा कथन है पीठासीन अधिकारी किसी दिए गए निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के संचालन के लिए जिम्मेदार है। तीसरा कथन है निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी किसी दिए गए निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 66 में देखा जाए तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, तीसरा नंबर का स्टेटमेंट, जबकि यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर जो है संबंधित संसदीय या विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के संचालन के लिए जिम्मेदार होता है और भारत का निर्वाचन आयोग जो है राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के परामर्श से प्रत्येक विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के एक अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नामित करता है। तो इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है और दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाता है यहाँ पे क्योंकि पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारियों की सहायता से मतदान केंद्र पर मतदान कराता है और जो है जिला निर्वाचन अधिकारी पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों की नियुक्ति करता है और केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में ऐसी नियुक्तियां रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा की जाती हैं। तो यहाँ पे केवल तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। भारतीय संवैधानिक पंथ निरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे 67 में देखा जाए तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला कि एक पंथ निरपेक्ष राज्य को प्रत्येक धर्म के हर पहलू के साथ समान सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए, ये यहाँ पे सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि त्रिपुरा और असम में जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त जिलों के रूप में गठित किया गया है जो राज्य की कार्यकारी प्राधिकारिता से बाहर है तथा केंद्र सरकार की जो है प्राधिकारिता में क्रियान्वित है। दूसरा कथन है त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में राज्यपाल एक स्वायत्त जिले के भीतर कई स्वायत्त क्षेत्र सृजित करते हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है 6ठी अनुसूची के अंतर्गत जो है संविधान में 4 उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, लेकिन जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त जिलों के रूप में नामित किया गया है, लेकिन वे राज्य की कार्यकारी प्राधिकारिता से बाहर नहीं है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट है तो वो सही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारत का संविधान केवल भारत के राष्ट्रपति को पद पर रहते हुए गिरफ्तारी से छूट प्रदान करता है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट है कि जब संसद सत्र चल रहा हो तब संसद सदस्यों को जो है सिविल मामलों में विधिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जबकि तीसरा स्टेटमेंट है जे जयललिता किसी राज्य की पहली मुख्यमंत्री थी जिन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया था। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो है सही तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जे जयललिता वो व्यक्ति नहीं है, पहले व्यक्ति है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो इसलिए यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट जो है गलत है। इसके अलावा जो है पहला स्टेटमेंट भी यहाँ पे जो है गलत हो जाता है, क्योंकि देखा जाए तो संविधान के तहत सिविल और दांडिक दोनों मामलों में गिरफ्तारी से छूट केवल राष्ट्रपति और राज्यपालों को प्रदान की गई है, जिन्हें पद पर रहते हुए जो है दांडिक अपराधों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और कोई भी कार्यवाही यहाँ तक कि दांडिक मामलों में भी उनके पद छोड़ने के बाद ही शुरू की जा सकती है। इसलिए पहला भी गलत है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। अपनी मंदिर की यात्रा के दौरान आप खजुराहो से गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर तक स्थल मार्ग से यात्रा करने का विकल्प चुनते हैं। स्रोत और गंतव्य राज्यों को हटाकर आपको इस यात्रा के दौरान न्यूनतम कितने राज्यों को पार करना होगा? तो इस दौरान आपको बताना कितने राज्यों को पार करना होगा। तो 70 में देखा जाए तो खजुराहो जो है मध्य प्रदेश में और कामाख्या मंदिर असम में स्थित है और मध्य प्रदेश से असम जाने के लिए कम से कम उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और अंत में पश्चिम बंगाल से गुजरना होगा। इसलिए कम से कम 4 राज्यों से उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल से गुजरना होगा। तो जो है 4 राज्यों से होकर गुजरना होगा ना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है।
अगला है क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित देशों पर विचार करें। पहला जर्मनी, हंगरी, रोमानिया, जो है मोल्डोवा, यूक्रेन। तो आपको बताना है डेन्यूब नदी उपर्युक्त में से कितने देशों से होकर प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे ओल्गा के बाद जो है डेन्यूब नदी जो है यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये पश्चिमी जो है जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतों से निकलती है और लगभग 2850 किमी तक प्रवाहित होती हुई काला सागर में अपना जल विसर्जित कर देती है और अपने मार्ग में यह 10 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्डोवा और यूक्रेन शामिल हैं। इसलिए डी ऑप्शन सही है कि सभी पांचों देश सम्मिलित हैं इसमें। अगला है क्वेश्चन नंबर 72, मोह जुज त्यौहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह तेलंगाना में एक परंपरा है जो पीढ़ियों से जनजातीय संस्कृतियों का हिस्सा रही है। दूसरा कथन है, यह जनवरी फरवरी माह में आयोजित होती है जिसमें भैंसों के बीच लड़ाई होती है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन तो सही है, लेकिन ये तेलंगाना में जो है आयोजित होने वाली परंपरा नहीं है। यह जो है महाराष्ट्र और तमिलनाडु में इस प्रकार का जो है आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा केवल दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन गलत है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, ओपन एआई द्वारा विकसित लैंग्वेज मॉडल के संदर्भ में संक्षिप्त पद जीपीटी का क्या अर्थ है। तो जीपीटी में जो है प्रयुक्त है जीपीटी, इसका अर्थ होता है जो है जनरेटिव पूर्व प्रशिक्षित ट्रांसफार्मर। यह इस मॉडल की संरचना और पूर्व प्रशिक्षित की विधि को दर्शाता है और ओपन एआई द्वारा विकसित जीपीटी मॉडल प्रदान किए गए इनपुट के आधार पर मानव द्वारा उत्पन्न किए गए जो है टेक्स्ट के समान टेक्स्ट प्रस्तुत करने के लिए अभिकल्पित किए गए हैं। तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 नंबर क्वेश्चन है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का वास्तविक क्षेत्राधिकार अमेरिका से अधिक विस्तारित है। दूसरा कथन है, भारतीय संविधान में निहित मूल संरचना सिद्धांत की अवधारणा का स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है। तीसरा कथन है, भारत में न्यायिक समीक्षा का दायरा व्यापक है जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका दायरा संकुचित है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखा जाए 74 में, तो यहाँ पे जो है तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 नंबर क्वेश्चन है, सीमित देयता साझेदारी एलएलपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि एलएलपी अपने साझेदारों से अलग एक कॉरपोरेट और विधिक इकाई है। दूसरा कथन है, इसका विनियमन भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधानों द्वारा किया जाता है। तीसरा कथन है, एलएलपी का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही होंगे। तो 75 में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, केवल 2 स्टेटमेंट सही है। कौन कौन से 75 में, एक तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट सही है कि एलएलपी एक जो है पृथक विधिक इकाई है और यह अपनी संपत्ति के प्रति पूरी तरीके से उत्तरदायी होती है, लेकिन साझेदारों की देयता एलएलपी में उनके सहमत योगदान तक सीमित है। पहला सही है, जबकि यहाँ पे दूसरा यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 एलएलपी पर लागू नहीं होता और एलएलपी का जो है विनियमन सीमित देयता साझेदारी अधिनियम 2008 द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा तीसरा स्टेटमेंट भी सही है कि एलएलपी का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है। तो यहाँ पे जो है पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय संविधान के तहत अनुसूचियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि तीसरी अनुसूची में उल्लिखित भारत के मुख्य न्यायाधीश और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शपथ एक समान है। दूसरा कथन है, भारत के किसी भी जो है पूर्वोत्तर राज्य में वर्तमान में 5वीं अनुसूची के अनुसार जो है अनुसूचित क्षेत्र स्थापित नहीं किए गए हैं। तीसरा है, भारतीय संविधान में अनुसूचियों का उल्लेख सर्वप्रथम भारत सरकार अधिनियम 1929 में किया गया था। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं। तो 76 में जो है
पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे गलत है, पहला स्टेटमेंट माफ़ कीजिएगा, पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। और भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची की धारा 4 में ये शपथ निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा जो है दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है भारतीय संविधान में अनुसूचियों का उल्लेख सर्वप्रथम भारत सरकार अधिनियम जो है 1949 के तहत जो है 1935 के तहत जो है किया गया, माफ़ कीजिएगा, जिसमें 10 अनुसूचियाँ शामिल थी। लेकिन वर्ष 1949 में जब संविधान के अंगीकरण के समय इसमें 8 अनुसूचियाँ थी। बाद में संशोधनों द्वारा 4 और अनुसूचियाँ जोड़ी गई और संविधान में जो है वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। तो इसलिए यहाँ पे केवल 2 स्टेटमेंट सही है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। स्पंज आयरन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत विश्व भर में स्पंज आयरन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो भारत विश्व भर में स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक है और चीन और अमेरिका के बाद जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तैयार इस्पात उपभोक्ता भी है। तो यहाँ पे जो है दूसरा नहीं पहला होना चाहिए, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट है कि इसका निर्माण प्राकृतिक गैस अथवा कोयले से उत्पन्न अपचायक गैस अथवा कार्बन द्वारा लौह अयस्क को सीधे लोहे में परिवर्तित करके किया जाता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो है केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है कथन कि इंसेलबर्ग समतल भूमि से अचानक ऊपर उठने वाली अलग अलग अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं। दूसरा कथन है कि वायु घृष्टाश्म रेत क्षेपण के कारण फैले हुए कंकड़ हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो है पहला कथन तो सही है, इसके अलावा दूसरा कथन भी सही है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है चित्तीदार उल्लू, दूसरा है एशियाई कोयल, तीसरा है भारतीय मोर, चौथा है भारतीय चित्तीदार बाज, पांचवा है जो है पीले मुकुट वाला जो है कठफोड़वा। तो उपर्युक्त में से कितने जो है शिकारी पक्षी हैं, ये आपको बताना है। तो शिकारी पक्षी कौन से हैं? रैप्टर शिकारी पक्षी हैं जिनके पंजे नुकीले और चोंच आगे की ओर झुकी हुई होती है, ठीक है। उन्हें जो है कहा जाता है क्या कहा जाता है? रैप्टर पक्षी कहा जाता है, रैप्टर शिकारी पक्षी कहा जाता है। और जो है इनमें देखा जाए तो चील, बाज, गिद्ध आदि जो है शामिल है रैप्टर शिकारी पक्षी में। चील, बाज और जो है गिद्ध शामिल है। और प्रश्न में केवल जो है क्या दे रखा है? स्पॉटेड ओलेट और इंडियन स्पॉटेड ईगल, ये जो है 2 ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पे पहला और चौथा जो है सही है, इसलिए बी ऑप्शन ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 2 ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है कैडमियम, दूसरा पारा, तीसरा बेरियम, चौथा सोना। तो उपर्युक्त में से कितने तत्व जो है ई अपशिष्ट में पाए जाते हैं? तो 80 में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट यानी ई अपशिष्ट में जो है 1000 से अधिक विभिन्न पदार्थ पाए जाते हैं, जिनमें से कई जहरीले होते हैं और जो है निपटाए जाने पर गंभीर जो है प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तो इनमें जो है ये सभी चारों जो है ई अपशिष्ट के उदाहरण हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि वर्तमान में राज्यों का क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है। दूसरा कथन है कि लोकसभा में राज्यों को सीटों का वर्तमान आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार तय किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट है कि अपने वर्तमान स्वरूप में अनुच्छेद 82 लोकसभा में अधिकतम 550 सीटों का प्रावधान करता है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 81 में हम लोग ये देखते हैं, क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, जबकि तीसरा यहाँ पे गलत है। क्योंकि जो है इसके तहत देखा जाए तो अनुच्छेद जो है 81 में कहा गया है कि लोकसभा में 550 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते
और 530 राज्यों से होंगे और 20 जो है केंद्र शासित प्रदेशों से। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो है सीटों की संख्या और राज्य की जनसंख्या के बीच अनुपात जहां तक संभव हो सभी राज्यों के लिए समान हो। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे होना चाहिए अनुच्छेद 81। तो यहाँ पे सही जवाब होगा पहला, दूसरा तो जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केवल 2 ही स्टेटमेंट सही हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित अधिकारों पर विचार करें। पहला है सोने का अधिकार, दूसरा है प्रतिष्ठा का अधिकार, तीसरा है निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, चौथा है विधिक विशेषज्ञ द्वारा बचाव का अधिकार, पांचवा है अपने विरुद्ध गवाह न बनने का अधिकार, छठा है बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार। तो उपर्युक्त में से कितने अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदान किए गए हैं? तो यहाँ पे जो है कौन कौन से जो है अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जो है प्रदान किए गए हैं, जिनमें जो है मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार और जो है आजीविका का अधिकार, ठीक है, निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, इसके अलावा बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार और जो है निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार और महिलाओं को सम्मानजनक और मर्यादित व्यवहार पाने का अधिकार, इसके अलावा प्रतिष्ठा का अधिकार, सोने का अधिकार, अवसर का अधिकार। तो यहाँ पे 4 हो गए, तो यहाँ पे 4 सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, NIA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है NIA गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, इसका मुख्यालय की बात हो रही है तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, इसलिए जो है हालांकि जो है मतलब यह गृह मंत्रालय के अधीन तो आता है लेकिन इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी कुछ शाखाएं हैं जहां हैदराबाद, गुवाहाटी, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर और जम्मू कश्मीर में। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के तहत आने वाले अपराधों को वर्ष 2019 संशोधन द्वारा NIA अधिनियम के तहत जो है अनुसूचित अपराधों के रूप में जोड़ा गया था। तो यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि राज्य और केंद्र सरकार NIA अधिनियम के तहत जो है अनुसूचित अपराधों की सुनवाई के लिए सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित कर सकती है। तो यहाँ पे जो है तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए यहाँ पे केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित युगों पर विचार करें। एक तरफ साम्राज्य है, दूसरी तरफ राजधानी है। तो काकतीय जो है साम्राज्य का मिलान होगा 84 में। तो यहाँ पे देखा जाए तो काकतीय एक जो है आंध्र राजवंश है जो 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में विकसित हुआ और काकतीय राजवंश ने 1083 से 1323 ईस्वी तक जो है वरंगल यानी तेलंगाना में शासन किया। तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगला है होयसल। तो होयसल के बारे में बात की जाए तो होयसल ने जो है 3 शताब्दियों से अधिक समय तक कर्नाटका और तमिलनाडु में शासन किया और जो है यहाँ पे देखा जाए तो उनकी राजधानी जो है क्या थी, द्वार समुद्र थी। तो यहाँ पे ये सही है। अगला है पुष्पभूति। तो पुष्पभूति जो है राजवंश का उद्भव जो है कहाँ पर हुआ, ये जो है थानेश्वर में हुआ, थानेश्वर में शासन किया। थानेश्वर कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। और इसके जो है प्रथम शासक थे 580 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन द्वारा जो है आधुनिक हरियाणा के थानेश्वर राज्य पर शासन किया गया और यहीं से इनके साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाता है। अगला है राष्ट्रकूट। ठीक है, तो राष्ट्रकूट के बारे में बात की जाए तो राष्ट्रकूट के संदर्भ में यह है कि राष्ट्रकूटों के जो है सबसे पहले ज्ञात शासक परिवार की स्थापना जो है मलखेड़ में जो है मनंका द्वारा की गई थी, जिसमें जो है पाली ध्वज बैनर यानी जिसे ध्वज कहा जाता था उसके तहत जो है इनके जो है साक्ष्य मिलते हैं। और जो है गरुड़ लांछना जो है जो पक्षी था एक, वो इनका प्रतीक चिन्ह था। तो यहाँ पे जो है ये भी यहाँ पे गलत हो जाता है। तो केवल एक ही युग में यहाँ पे सही है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 85, संत तुकाराम महाराज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
तो 85 में देखा जाए तो बी ऑप्शन सही नहीं है कि वह मराठा सरदार बालाजी बाजीराव के समकालीन था। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, वह जो है शिवाजी महाराज और रामदास स्वामी के समकालीन थे, ना कि मराठा सरदार बालाजी बाजीराव के, इसलिए ये गलत था, तो इसी को सही माना जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर और सुप्रबंध निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा रचित है। तो यहाँ पे सही जवाब है राणा कुंभा द्वारा रचित है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को देवगिरी से वापस दिल्ली स्थानांतरित किया था, जबकि ये कथन पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अपने राज्यरोहण के तुरंत बाद जो है उसने जो है एक काफ़ी विवादास्पद डिसीजन लिया, जिसके तहत जो है उसने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिर में स्थानांतरित कर दिया। बाद में देवगिर का नाम जो है बदलकर जो है दौलताबाद किया गया, जिसको जो है आज के समय में दौलताबाद कहा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। जबकि तीसरा स्टेटमेंट है कि इसके शासनकाल के दौरान हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, ये स्टेटमेंट सही है। जबकि दूसरा स्टेटमेंट है कि उसने कई नहरों की मरम्मत करवाई और हक के सर्व कर आरोपित किया। तो ये यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने हाके सर्व यानी हासिल ए सर्व नामक जो है कर लगाने वाला पहला सुल्तान था। उन्होंने कई नहरों का निर्माण करवाया और एक अलग लोक निर्माण विभाग की स्थापना करी। तो इनका नाम था फिरोज शाह तुगलक, ना कि जो है मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये जो कथन जो है फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में सही है, ना कि मोहम्मद बिन तुगलक की, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा, एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अमीर खुसरो के संदर्भ में सही है। पहला है उनका जन्म, तो यहाँ पे देखा जाए तो 88 में सी ऑप्शन यहाँ पे सही है कि जो है नूह सिफिर अमीर खुसरो की प्रसिद्ध साहित्यिक कृति थी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, हिंद महासागर द्विध्रुव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे देखा जाए 89 में तो पहला कथन है सकारात्मक आईओडी से आशय पूर्वी बेसिन की तुलना में हिंद महासागर के ठंडे पश्चिमी बेसिन से है। दूसरा कथन है कि सकारात्मक आईओडी विकसित होने से पूर्व एल नीनो घटना एक जो है आवश्यक पूर्ववर्ती परिघटना है। तीसरा कथन है कि सकारात्मक आईओडी के कारण अफ्रीका में बाढ़ और भूस्खलन तथा भारतीय उपमहाद्वीप में सूखे की समस्या उत्पन्न होती है। तो उपयुक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं। तो यहाँ पे 89 को देखा जाए तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है, कोई भी कथन यहाँ पे सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन है सूर्य की चारों ओर पृथ्वी की कक्षा के आकार में परिवर्तन। दूसरा कथन है इसके कक्षी तल के सापेक्ष पृथ्वी की ध्रुवी के झुकाव में भिन्नता। तीसरा है पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में परिवर्तन। तो उपयुक्त में से कितने जो है मिलनकोविच चक्र का हिस्सा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 90 का सही जवाब क्या है, 90 का सही जवाब है सी ऑप्शन, सभी तीनों कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है होगे नक्कल, दूसरा है भारत चुक्की, तीसरा है गगन चुक्की, चौथा है चुनचन कट्टे। तो उपयुक्त में से कितने जो है रैपिड्स जलप्रपातों का निर्माण कावेरी नदी पर हुआ है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 91 का देखा जाए तो यहाँ पे सभी चारों का हुआ है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यदि कोई मौजूदा राज्यसभा सदस्य लोकसभा चुनाव लड़ता है और जीतता है तो उसके पास भारत के निर्वाचन आयोग को अपने पसंदीदा सदन का विकल्प प्रस्तुत करने के लिए 10 दिन का समय होता है। दूसरा कथन है यदि कोई व्यक्ति 2 सीटों से लोकसभा के लिए चुना जाता है तो उसे परिणाम घोषित होने के 14 दिनों के भीतर एक सीट से इस्तीफा देना होगा। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 92 में केवल दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है, जबकि पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत है। पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत है।
क्योंकि ये जो ये पहला ऑप्शन है इसके लिए हालांकि कोई विकल्प नहीं होता है, ठीक है, फिर भी जो है हालांकि ऐसा समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो पहले से ही एक सदन का मेंबर है और दूसरे सदन की अध्यक्षता के लिए चुनाव लड़ चुका है, ऐसा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। इसलिए कहा जा सकता है कि कोई मौजूदा राज्यसभा सदस्य लोकसभा चुनाव लड़ता है और जीतता है तो उच्च सदन में उसकी सीट लोकसभा के लिए निर्वाचित घोषित होने की तारीख पर स्वचालित रूप से रिक्त हो जाती है। यही बात जो है राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ने वाले लोकसभा सदस्य पर भी लागू होगी। इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 निम्नलिखित में से किस विधि के तहत शासित होते हैं? तो यहाँ पे जो है 93 में देखा जाए तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। पर्यावरण संरक्षण संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे पहला कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त एकमात्र पर्यावरण संगठन है। दूसरा है रामसर अभिसमय विशेष रूप से आर्द्रभूमि पर केंद्रित एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय है। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट है कि भारत सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से समावेशी संरक्षण पहल शुरू की है। तो उपयुक्त में से कितने कथन सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट गलत है और यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही है, जबकि तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है जो ICI है उसको जो है फरवरी 2022 में ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा लॉन्च किया गया है। इसलिए यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पे केवल एक ही स्टेटमेंट सही होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है चौंदड़ो, दूसरा है मांडा, तीसरा है बनावली, चौथा है गनवेरी वाला। तो उपर्युक्त विकसित हड़प्पा स्थलों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे 95 में देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो है पहले होगा मांडा, दूसरा है बनावली, तीसरा है गनवेरी वाला, चौथा है चौधड़ो। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि प्राकृतिक रूप से लगभग 50% यूरेनियम U-235 के रूप में उपलब्ध है। दूसरा कथन है कि विद्युत उत्पादन के लिए नाभिकीय संयंत्रों को ऐसे ईंधन की आवश्यकता होती है जो कम से कम 50% तक समृद्ध हो। तीसरा कथन है काप 3 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का निर्माण महाराष्ट्र में न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है। तो उपयुक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 96 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है यूरेनियम में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले 3 समस्थानिक है, यूरेनियम 238, यूरेनियम 235, यूरेनियम 234 और यूरेनियम 238 सबसे समृद्ध व भारी आइसोटोप है। तो यहाँ पे 235 का ऑप्शन है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। और जो है यहाँ पे देखा जाए जो है कहा गया है कि विद्युत उत्पादन के लिए नाभिकीय संयंत्रों को ऐसे ईंधन की आवश्यकता होती है जो कम से कम 50% तक समृद्ध हो। ये जो है कथन यहाँ पे गलत है। इसके अलावा तीसरा स्टेटमेंट है तो तीसरा भी यहाँ पे गलत है। तो इस प्रकार यहाँ पे कोई सा भी यहाँ पे सही नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। मेथेनॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मेथेनॉल एक रंगहीन, ज्वलनशील और विषाक्त तरल पदार्थ है। दूसरा है वर्ष 1992 के ऊर्जा नीति अधिनियम के तहत इसे एक वैकल्पिक ईंधन माना गया। तीसरा है तरल मेथेनॉल की रासायनिक ऊर्जा का सीधे विद्युत ऊर्जा में स्थानांतरण संभव है, यानी रूपांतरण संभव है। तो उपयुक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 97 में देखा जाए तो यहाँ पे पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। मौर्य सम्राट अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है अशोक को उनके शिलालेखों में आमतौर पर धर्मदेव के रूप में संदर्भित किया गया है। दूसरा कथन है आंध्र प्रदेश के मौस्की शिलालेख में अशोक नाम का उल्लेख है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 98 में देखा जाए तो पहला सही नहीं है, ना ही दूसरा सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है कि हिमनदों की अंतिम सीमा को चिन्हित करते हुए हिमनद घाटियों के किनारों पर जो है अंतस्थ हिमोड़ का निर्माण होता है। दूसरा कथन है कि तटरेखा का निर्माण करने वाले तथा समुद्री जल से भरे गहरे हिमनद जो है गर्त फियोर्ड कहलाते हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 99 में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे जो है दूसरा कथन सही है, जबकि पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। दूसरा कथन सही है जबकि पहला यहाँ पे गलत हो जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि दैनिक ज्वार में प्रतिदिन 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार आते हैं। अगला है दूसरा कथन, बृहद ज्वार केवल पूर्णिमा अवधि के दौरान ही आते हैं। जबकि तीसरा कथन है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो है होता है तब असामान्य रूप से उच्च और निम्न ज्वार आते हैं। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो 100 में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे केवल पहला स्टेटमेंट केवल जो है एक ही स्टेटमेंट सही है, केवल एक स्टेटमेंट सही है। कौन सा वाला? यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, जबकि यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। इसी के साथ ही दृष्टि IAS का 23 नंबर का टेस्ट पेपर यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।